Hello everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. So I hope आप लोग अच्छे होंगे एंड आज हम करेंगे रंगमंच का इकाई नंबर 4 पार्ट 1 आशु अभिनय और थिएटर गेम्स का विस्तृत परिचय। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आशु अभिनय के बारे में। आशु अभिनय एक तरह का अभिनय होता है जो बिना किसी तैयारी के किए जाते हैं। वो एक्टर या एक्ट्रेस को ऑन द स्पॉट ही रेडी करना होता है। आशु अभिनय का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा संचालन या फिर गति को कल्पना के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना, जिसमें अभिनेता या अभिनेत्री को अपने शारीरिक गतिविधियों द्वारा भावों को अभिव्यक्त करना होता है। और आशु अभिनय करते टाइम अभिनेता को 3 चरणों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि होता है आरंभ, विकास और अंत। यानी कि अभिनेता को किस तरह आरंभ करना है उस अभिनय को और उसमें किस तरह से विकास लेके आना है, क्योंकि वो आरंभ करेगा तो उसको उसे अच्छे से करना होगा, क्योंकि वो भी जानता है कि उसने इस अभिनय की पहले से तैयारी नहीं करी है। सो उसको एक्टिंग करते करते ऑन द स्पॉट ये ध्यान में रखना होता है कि उसे आगे क्या करना है और किस तरह से करना है कि इसको और ज्यादा विकास की तरफ लेके जाए। और उसको अंत का भी ध्यान रखना होता है कि उसे किस तरह से एंडिंग करनी है इस अभिनय की। आशु अभिनय को प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोला जाता है, जिसमें अभिनेता जो भी उसको सिचुएशन दी जाती है उसको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे से निभाता है। और इसीलिए अभिनेता को जादूगर भी बोला जाता है, जो कि अपने बुद्धि और स्मार्टनेस का यूज करके प्रभाव की सृष्टि करता है। और वो मंच पे जब किसी भी पात्र की भूमिका अदा कर रहा होता है तब वो कल्पना का सहारा ले सकता है, क्योंकि कई बार हमने देखा होगा मूवीज या फिर टीवी शोज में बहुत बार हमें कल्पना दिखाई जाती है किसी पात्र की, है ना। तो हम आशु अभिनय में कल्पना का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ आशु अभिनय के आवश्यक बिंदु। एक अच्छे आशु अभिनेता या फिर अभिनेत्री को कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है दी गई परिस्थिति। एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस को जो भी उनको सिचुएशन दी जाती है उसके ज्ञान या फिर समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि उन्हें करना क्या है तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और जब भी नाटक प्रस्तुत करते हैं तो प्रस्तुति के टाइम नाटक का एक फ्लो में चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वहां पे गलती की कोई चांसेस नहीं होती है ना। तो वो अपना डायलॉग्स भी नहीं भूल सकते, अब क्योंकि वहां पे 2 या 2 से अधिक पात्र होते जो अभिनय कर रहे होते। अगर बाय चांस कभी कोई गलती से अपना संवाद भूल जाता है तो दूसरा पात्र उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकता है ताकि नाटक का फ्लो ना टूटे। सेकंड पॉइंट है कल्पना। आशु अभिनय का प्राण तत्व माना जाता है कल्पना को, क्योंकि अगर आशु अभिनय में कल्पना ही नहीं होगा तो वह आशु अभिनय कहलाएगा ही नहीं, वो सिर्फ अभिनय रह जाएगा जो कि डायरेक्टर के निर्देशों द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए आशु अभिनय में कल्पना का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भावात्मक स्मृति। ये भी कल्पना का ही हिस्सा माना जाता है। आशु अभिनय में जो भी अभिनेता या फिर अभिनेत्री होते हैं उनको दी गई सिचुएशन पे विचार करना होता है। अब वो इस तरह से विचार करते हैं उनकी लाइफ में जो भी पहले काफी सारी घटनाएं होती हैं, है ना। उन्होंने काफी सारी गलतियां करी होंगी, बहुत सारे इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुए होंगे। वो उन सभी को सोचते हैं और वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो गलतियां उन्होंने पहले की है वो इस बार ना करे, आगे ना दोहराए। तो वो अपने पुरानी यादों, पुरानी घटनाओं को याद करते हुए अपने आज होने वाले इस आशु अभिनय को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्यान केंद्रित करना।
अब आशु अभिनय के लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका कल्पना निभाता है, उतना ही या फिर उससे ज्यादा ही महत्व ध्यान केंद्रीकरण का होता है। इसे योग समाधि या फिर मेडिटेशन बोला जाता है, लेकिन ये वो वाला मेडिटेशन नहीं है जिसमें हमें एक रूम पे बैठ के ध्यान केंद्रित करना होता है, बल्कि इसमें एक्टर या फिर एक्ट्रेस को मंच से पहले या फिर मंच पर सारी क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए आशु अभिनय को गति देना होता है। यानी कि मंच पे जो भी उन्हें करना है गति, है ना, सो उसको वो ध्यान में रखते हैं। जैसे मेडिटेशन पे हमें एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित करना होता है ना, पर वहां पे हमें बैठ के करना होता है। बट यहाँ पे अभिनेता या फिर अभिनेत्री को मंच पे ध्यान केंद्रित करना होता है कि मंच पे उन्हें क्या करना है और किस तरह से करना है। नेक्स्ट है मंचीय कार्य व्यापार। इसमें आशु अभिनय से पहले मंच पर जो भी कार्य व्यापार होगा उससे संबंधित सभी क्रियाओं का ज्ञान और ध्यान होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि मंच पर जो भी अभिनय कार्य हो रहा हो वो किसी निरुद्देश्य से नहीं हो रहा। यानी किसी कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा ही कि मंच पे क्या क्या हो रहा है। मंच पे कोई आगे जा रहा है, बेहोश हो रहा है, गिर रहा है, चोट खा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है या मर रहा है, इन सभी चीजों का कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है। नेक्स्ट है रचनात्मकता। अब एक ही तरह का हम नाटक देखेंगे तो काफी ऑडियंस होते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि हम सेम चीज बार बार नहीं देख सकते, है ना। ह्यूमन नेचर होता है, हम एक ही चीज को बार बार नहीं देख सकते, हम उससे बोर हो जाते हैं। सो नाटक में इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि उसे समय समय पर सृजनात्मक मिले, उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाए, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस लेके आए, ताकि कलाकार के साथ साथ दर्शक भी आनंद ले सके और वो जितनी बार देखे उस नाटक को उतनी बार वो एंजॉयमेंट के साथ देखे। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मविश्वास। यानी अभिनेता या फिर अभिनेत्री के पास आत्मविश्वास का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक वो खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक ऑडियंस उन पे कैसे भरोसा करेंगे, है ना। सो उनका खुद पे भरोसा है या फिर नहीं है, ये नाटक को सफल या फिर असफल बनाने की ताकत रखता है। अगर उनका खुद पे भरोसा है तो मान लो नाटक सफल हो गया, अगर उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो नाटक सफल कैसे होगा, वो तो असफल हो जाएगा। इसलिए किसी भी नाटक को प्रस्तुत करते समय अभिनेता या फिर अभिनेत्री का खुद पे आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिएटर गेम्स। रंगमंच और जीवन में खेलों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए गेम्स बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। और गेम्स में मैं जो गेम्स आप फोन पे खेल रहे हो उनकी बात नहीं कर रही, जो आप बाहर जाके खेल रहे होते अपने दोस्तों के साथ, जैसे हम सभी लोग बचपन में खेला करते थे, है ना, कबड्डी, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। और ये सारे गेम्स बच्चों के शारीरिक और स्वाभाविक विकास के लिए काफी जरूरी होते हैं। और इन सभी के अलावा खेल के दौरान हंसना, रोना, लड़ना, चिल्लाना, कूदना, भागना, एक जगह बैठ जाना, ये सब क्रियाएं मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे को सबल बनाती है। थिएटर गेम्स का मुख्य उद्देश्य रंगमंच के छात्राओं को एक्सपीरियंस देना होता है, उन्हें समाज के प्रति जागरूक करना, संवेदनशील बनाना इस गेम का लक्ष्य होता है। इन सभी के अलावा उनके क्रिएटिव सोच को बढ़ावा देना, छात्रों के आपसी विश्वास पैदा करना, सहयोग और सहभागिता की भावना का विकास करना, ये सब इस गेम का उद्देश्य होता है। अब यहाँ पे कुछ थिएटर गेम्स दिए गए हैं, जिनमें से मैं आपको एक या दो समझाऊंगी, बाकी आप बुक में से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं समझा पाऊंगी।
सो यहाँ पे सबसे पहला खेल है आप क्या कर रहे हैं। इसकी अवधि 5 से 10 मिनट की होती है, जिसमें एक या एक से अधिक प्रतिभागी जुड़ सकते हैं। इस खेल को खेलने का तरीका होता है, बहुत सारे छात्र कमरे में जगह जगह फैल जाते हैं। कोई रस्सी कूदता है, कोई चलता है, कोई डांस करता है, और ये सभी क्रिया वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। इसको रोकने के लिए जब कोई स्टॉप बोलता है तो जो वो कर रहे होते हैं उसी अवस्था में उन सारे छात्रों को फ्रीज हो जाना होता है। अगर वो फ्रीज नहीं हुए तो इसका मतलब है वो आउट हो गए। नेक्स्ट है सुरक्षित हाथ। इसकी अवधि होती है 8 से 10 मिनट की, जिसमें 6 या 6 से अधिक प्रतिभागी हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते। इसमें एक जैसे कद काठी के छात्रों का एक समूह बना दिया जाता है, जिसमें किसी एक छात्र को सर्कल में खड़ा करके उसे निर्देश दिए जाते हैं कि उसे क्या क्या करना है। फिर इसी तरह से बहुत सारे गेम्स हैं, पीठ को छूना, आंख मिचौली, ऊपर उठना, ताली के बीच संवाद, किसे चुना जाए, कुछ कहते हुए कुछ कहना, आकार बनाना, रेखा की पहचान करना, बहुत सारे गेम्स हैं। इन सभी गेम्स को आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है उपयोगिता। थिएटर गेम्स के द्वारा बहुत सारे लाभ होते हैं छात्राओं को, जो कि उनकी कला को कुशलता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कुछ है, जैसे रंगकर्मी में छात्र ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, यानी कि छात्राओं को इससे ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं। मेडिटेशन टाइप उन्हें समझ आ जाता है कि मेडिटेशन किस तरह से करना है। नेक्स्ट है त्वरित प्रतिक्रिया देना सीखते हैं, यानी कि वो प्रतिक्रिया देना सीखते हैं, ऑन द स्पॉट उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है, तो वो सीख जाते हैं। फिर टीम में काम करना। अब टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है आज के टाइम पे, है ना, तो वो इस गेम को खेल के टीम वर्क करना भी सीख जाते हैं। फिर टीम पर विश्वास करना। गेम्स खेलने के बाद वो अपनी टीम पर भरोसा करना भी सीख जाते हैं। फिर आत्मविश्वास अपने और अपनी टीम पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आत्मविश्वास का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो इन गेम्स को खेल के उनमें आत्मविश्वास की भावना भी आ जाती है। फिर किसी के साथ जुड़ने की क्षमता का विकास। अब वो नए नए गेम्स खेलेंगे तो उन्हें नए नए लोगों के साथ जुड़ना होगा, है ना, तो ये क्षमता में भी वो विकास कर सकते हैं। फिर इसी तरह से काफी सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। एंड अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।